नमस्ते और स्वागत है। चलिए आज वक्त में एक लंबा सफर तय करते हैं, बिल्कुल पीछे, जहां भारत की कहानी की सबसे पहली ईंट रखी गई थी। हम बात करने वाले हैं पाषाण काल की। सोचिए, हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज वो कैसे रहते होंगे, किन औजारों का इस्तेमाल करते थे और कैसे उन्होंने उस दुनिया की नींव रखी जिस पर आज हम खड़े हैं। आइए मिलके जानते हैं। तो इस सफर पर हमारे पड़ाव क्या होंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि इतिहास आखिर है क्या। फिर पाषाण काल को परिभाषित करेंगे। उसके बाद पूरा पाषाण काल में और गहराई से उतरेंगे। फिर देखेंगे उस दौर की संस्कृतियों को और आखिर में सोहन और हस्त कुठार, इन दो खास तरह के टूल कल्चर्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, इतिहास है क्या? देखिए, इतिहास को समझने का सबसे पहला और बड़ा तरीका है उसे दो हिस्सों में बांटना। एक वो दौर जब इंसानों को लिखना नहीं आता था, कोई लिपि नहीं थी, उसे हम कहते हैं प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री। और दूसरा वो दौर जब लिखना पढ़ना शुरू हो गया। अब इस प्री हिस्ट्री वाले दौर को भी तो समझना है ना, तो उसे हम बांटते हैं उन चीजों के आधार पर जिनसे इंसान अपने औजार बनाता था। जैसे पत्थर का इस्तेमाल हुआ तो पाषाण काल, कांसे का हुआ तो कांस्य युग और लोहे का हुआ तो लोह युग। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी एक चीज थी जिसने शुरुआती इंसानों को बाकी जानवरों से एकदम अलग खड़ा कर दिया? वो थी औजार बनाने की काबिलियत। सिर्फ औजारों का इस्तेमाल नहीं, बल्कि उन्हें सोच समझकर बनाना। आप कह सकते हैं कि यही वो चिंगारी थी जिसने इंसान के विकास की कहानी को असल में शुरू किया। चलिए अब हम मानव इतिहास के सबसे पहले और सबसे लंबे चैप्टर पर फोकस करते हैं, पाषाण काल। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यह शुरू होता है करीब 5 लाख ईसा पूर्व से और चलता है 3000 ईसा पूर्व तक, मतलब लगभग 5 लाख साल। ये इतनी लंबी अवधि है कि यकीन करना मुश्किल है। और हाँ, इस पूरे दौर को पाषाण काल या स्टोन एज का नाम देने वाले थे जे थॉम्सन। अब इतने लंबे समय को कोई एक साथ तो पढ़ नहीं सकता है ना, तो इसे समझने की कोशिशें हुई। सबसे पहले जॉन लुबॉक आए। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हिसाब से इसे 2 हिस्सों में बांट दिया, पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक, यानी पुराना और नया पाषाण काल। फिर 1970 में लार्टेड ने इस मॉडल को और बेहतर किया। उन्होंने बीच में एक और दौर जोड़ा, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। और आज हम इसी 3 भाग वाले मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस पाषाण काल के भी सबसे पहले और सबसे लंबे हिस्से में चलते हैं, पूरा पाषाण काल या ओल्ड स्टोन एज। पूरा पाषाण काल ये खुद ही इतना लंबा है। सोचिए, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो जाहिर है इसे भी समझने के लिए हमें और छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। और ये जो बंटवारा है ना, ये सिर्फ औजारों या समय का नहीं है, ये हमारे अपने विकास की कहानी भी है। जो लोअर पैलियोलिथिक का दौर था, वो था आइस एज का दौर, कड़ाके की ठंड का जमाना। और तब धरती पर राज था होमो इरेक्टस का। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा और अपर पैलियोलिथिक का दौर आया, आइस एज खत्म होने लगी और सीन पर एंट्री हुई होमो सेपियंस की, यानी हम आधुनिक इंसानों की। तो ये सारी बातें हमें पता कैसे चलीं? कहानी शुरू होती है एक खोज से। कभी कभी एक छोटी सी खोज सब कुछ बदल देती है। भारत में भी ऐसा ही हुआ। जियोलॉजिकल सर्वे के एक अफसर थे रॉबर्ट ब्रूस फुटे। उन्होंने मद्रास के पास पल्लवरम में भारत का सबसे पहला पुरापाषाण कालीन औजार खोज निकाला। बस यही वो खोज थी जिसने भारत के लाखों साल पुराने अतीत के दरवाजे खोल दिए। तो चलिए अब हम पूरा पाषाण काल के भी सबसे शुरुआती हिस्से यानी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड पर ध्यान देते हैं। इस दौर में भारत में औजार बनाने के 2 बिल्कुल अलग अलग ट्रेडिशन, 2 अलग अलग कल्चर देखने को मिलते हैं। ये 2 महान परंपराएं कौन सी थीं? उत्तर भारत में हमें मिलती है सोहन संस्कृति, जिसका दूसरा नाम है चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर। और वहीं दक्षिण भारत में एक अलग ही कल्चर था, जिसे हम मद्रासी संस्कृति या हस्त कुठार कल्चर कहते हैं। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इन दोनों के बीच एक साफ भौगोलिक बंटवारा था। उत्तर में सोहन नदी घाटी का इलाका ये चॉपर कल्चर का घर था, और दक्षिण में मद्रास के पास का इलाका ये हैंड एक्स कल्चर का गढ़ था। कमाल की बात है ना, जैसे एक ही देश में 2 अलग अलग तकनीकी दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। तो चलिए सबसे पहले उत्तर भारत चलते हैं और सोहन टूल कल्चर को करीब से देखते हैं। आखिर ये औजार बनते कैसे थे? सोहन कल्चर के औजारों का राज छिपा था नदी में। इनका कच्चा माल था पेबल यानी बटिकाश्म। अब ये क्या होता है?
ये नदी के वो गोल मटोल चिकने पत्थर होते हैं ना, जो पानी के बहाव के साथ हजारों साल तक लुढ़कते लुढ़कते घिस जाते हैं। सोहन नदी, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, ऐसे पत्थरों से भरी हुई थी। तो अब इन चिकने पत्थरों से औजार कैसे बनता था? तरीका बहुत सीधा था पर असरदार। पहला कदम, एक सही पेबल को चुनना। इसे हम कोर कहते हैं। फिर इस कोर पर एक दूसरे पत्थर से जोर से चोट की जाती थी। इस चोट से क्या होता था? पत्थर का एक छोटा पतला टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता था। इस टुकड़े को कहते हैं फ्लेक। और जो बड़ा पत्थर यानी कोर बचा, उस पर एक तरफ एक पैनी धार बन जाती थी। और बस बन गया औजार। यही है एक चॉपर। और सबसे जरूरी बात यह है कि उनका मकसद इस कोर को ही औजार बनाना था, उस टूटे हुए फ्लेक को नहीं। तो सोहन कल्चर के बारे में क्या क्या याद रखना है? पहली बात, क्योंकि इसमें कोर ही मेन टूल होता था, इसे कोर कल्चर भी कहते हैं। दूसरी बात, ये कल्चर जुड़ा है होमो इरेक्टस से। तीसरी, ये आइस एज के दौरान का है। और चौथी, उस जमाने में बहुत बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। तो ये तो हुई उत्तर भारत की बात। अब चलिए दक्षिण की तरफ चलते हैं और इस दौर की दूसरी बड़ी परंपरा हैंडेक्स कल्चर या मद्रासी संस्कृति को देखते हैं। तो हैंडेक्स कल्चर वाले लोगों का जीवन कैसा था? देखिए, वो शिकारी थे और कंदमूल इकट्ठा करते थे, मतलब पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर। ये लोग भी होमो इरेक्टस ही थे और रहने के लिए वो भीमबेटका जैसी चट्टानों की गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। लगता है कि इन्हें आग के बारे में जानकारी तो थी, पर वो इसका इस्तेमाल करते थे, इसका कोई पक्का सबूत हमें नहीं मिला है। जरा सोचिए, आग के बारे में जानना पर उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल ना करना। नाम भले ही मद्रासी कल्चर हो, पर यह सिर्फ मद्रास तक ही सीमित नहीं था। इसके सबूत हमें उत्तर में सोहन घाटी से लेकर राजस्थान के डिडवाना में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में और दक्षिण में पल्लवरम तक, मतलब पूरे उपमहाद्वीप में मिले हैं। इससे एक बात तो साफ है कि ये जीने का एक बहुत ही कामयाब और दूर दूर तक फैला हुआ तरीका था। तो आखिर में ये पत्थर के औजार और जानवरों की हड्डियां, ये भारत की कहानी के पहले अक्षर हैं, पहली इबारत। और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे पैरों के नीचे जमीन की परतों में इतिहास के और न जाने कितने अध्याय दबे पड़े हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।